अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशान नावल एडिक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, हम अपना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नावल सालम इश्क स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3। घर में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। हर किसी को अपनी तैयारी की फिक्र थी। साथ जब बाहर के इंतजाम देकर आया तो उसे तैयार होने के लिए कोई जगह न मिली तो आफ्ताब बेगम ने इसे परी के कमरे में भेज दिया। वो अपने कपड़े और ज़रूरी सामान लेकर परी के कमरे में आ गया। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर काली वास्कोट पहनी, साथ में खुद से पहनकर बालों को जेल से सेट किया और हाथों में खूबसूरत घड़ी पहनी। तैयार होने के बाद इसने खुद को आईने में देखा और जैसे ही जाने लगा तो इसकी नज़र टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी। इसने कागज़ उठाकर पढ़ा और पढ़ते ही हैरानी के साथ साथ गुस्सा आया। इसने गुस्से में कागज़ को सख्ती से मरोड़ा और बाहर निकल गया। अब इसका रुख पार्लर की तरफ था। टैक्सी में बैठकर परी याद करने लगी कि इसने फजर को फ़ोन पर बता रही थी कि मैं मेहंदी वाले दिन पार्लर से भागकर किसी हॉस्टल में चली जाऊंगी और अपने कमरे में वो एक लेटर भी छोड़ आई थी जिसमें इसने मुख्तसर लिखा था कि वो जा रही है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती और इस ज़बरदस्ती के ताल्लुक से कुछ हासिल नहीं होगा। इसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए और साथ से कहीं जितनी जल्दी हो सके इसे तलाक दे दे। इस सूरत में इसका वापस आना नामुमकिन है। वो ये हाथ इसलिए छोड़कर आई थी कि इसके कमरे में कोई नहीं है और इसके हॉस्टल पहुंचने के बाद जब कोई इसके रूम का लॉक खोल कर जाएगा तो वो खत मिल जाएगा। ये सोचते हुए इसने सीट की पुश से आंखें मूंद ली। साथ ने फुल स्पीड में गाड़ी पार्लर की तरफ दौड़ाई। इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल था। इससे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक सबको धोखा देती आई है। इस बात ने इसे शदीद तैश में मुब्तला किया था। जैसे ही वो पार्लर के करीब पहुंचा इसे चादर में लिपटी एक लड़की टैक्सी में बैठती नजर आई। इस लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वैसे तो वो इसे न पहचानता, लेकिन फ़ायज़ा बेगम ज़बरदस्ती से शादी की शॉपिंग दिखा रही थी तो इसने परी की मेहंदी की ड्रेस की हल्की सी झलक देखी थी। अब ये देखना इसके लिए एक आराम साबित हुआ था क्योंकि वो पहचान गया था कि ये परी ही है। लेकिन इससे पहले वो इसे रोकता परी टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। साद ने भी इस टैक्सी का पीछा किया और कुछ दूर जाकर टैक्सी एक हॉस्टल के सामने जा रुकी और कुछ ही देर में परी टैक्सी से निकली और जितनी देर में इसने ड्राइवर को पैसे दिए साद भी अपनी गाड़ी से निकलकर परी के पीछे खड़ा हो गया और जैसे ही वो पलटी साद को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जो खतरनाक तेवर लिए से घूर रहा था। परी ने डर कर थूक निकला और एक कदम पीछे हटी। साद ने जारहाना अंदाज में इसका बाजू दबोचा और खींचता हुआ गाड़ी में पटहा और दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी जन से भगा कर ले गया। परी ने डर कर एक नज़र इसके चेहरे को देखा जो बिल्कुल सपाट था। परी ने कुछ हिम्मत करके इससे मुखातब किया, साद वो मैं, शट अप, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप बैठी रहो। साद हलक के बल दहाड़ा जिससे एक पल के लिए परी सहम गई, लेकिन फिर इसने खुद को समझाया कि इसे डरना नहीं है, वो हक पर है, इसने कुछ गलत नहीं किया। इसे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा इख्तियार है। साद ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी जो इसने अभी फर्निश करवाया था और शादी के बाद इसने यहीं रहना था, लेकिन शादी तक क्योंकि सब परी के घर थे इसलिए यहाँ कोई नहीं था। साद गाड़ी से निकला और परी की साइड का दरवाज़ा खोलकर इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर निकाला और गाड़ी के अंदर ले जाने लगा। इसके हाथ पकड़ने से परी की बहुत सी चूड़ियाँ टूट चुकी थी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। परी के ये कहने पर अंदर जाते साद ने रोककर इसे घूरा और जोर से इसका बाजू पकड़कर ले जाने लगा और एक कमरे में ले जाकर बेड पर इसे पटका। जंगली इंसान, तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा है। इसके ये कहने पर साद ने परी का मुंह दबोचा और चबा चबा कर बोला, अभी तो सिर्फ हाथ जोर से पकड़ा है, तुम्हारी इतने में ही बस होगी, अभी तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भी मिलनी है। साथ ही इस कदर सख्ती से परी का मुंह दबोचा हुआ था कि दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इन आंसुओं को अभी बचा कर रखो, अभी तुमने बहुत रोना है और भागने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो क्योंकि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहकर साद ने परी का मुंह छोड़ा, अपना हुलिया दुरुस्त करके गाड़ी में बैठो और अब मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूँगा। कौन से तमाशे की बात कर रहे हो तुम? तमाशा तुमने मेरा बना दिया है। मेरी ज़िंदगी कोई तमाशा तो नहीं थी कि आकर एक दिन मुझे इत्तला दे दी कि तुम किसी पर मुसल्लत कर दी गई हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। साथ मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। आपके परी हज़ियाती अंदाज में चलाते हुए साथ की गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगी, दो मुझे डिवोर्स। ठा साथ के ज़ोरदार थप्पड़ से परी के अल्फाज मुंह में ही रह गए और वो साथ के थप्पड़ की ताब न लाते हुए ज़मीन पर जा गिरी। बकवास बंद करो अपनी, और अब अगर तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना ना मैं तो ज़बान काट कर फेंक दूंगा तुम्हारी। इसीलिए बेहतर होगा कि ये हन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। अब बंद करो ये तमाशा और उठो। ये कहते हुए साथ ने परी का बाजू पकड़ा और इसी तरह गाड़ी में लाकर बैठाया और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी और साथ साथ घर फ़ोन करके बताने लगा कि परी इसके साथ है, जबकि दूसरी तरफ परी रोने में मशगूल थी। इसने भागने से पहले सब कुछ सोचा था, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कि वो इस तरह पकड़ी जाएगी। परी ने एक शिकवा कना नज़र साथ पर डाली और गोया हुई, तुम ज़बरदस्ती शादी तो कर लोगे, लेकिन देखना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम खुद मुझे डिवोर्स दोगे, तुमने जो करना है कर लो, लेकिन तुम चाहती हो वो तो हरगिज़ नहीं होगा। इसलिए यह ख्वाहिश अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। इसकी बात पर परी मुंह मोड़कर बैठ गई और दिल में बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते डिवोर्स, तुम्हारे तो अच्छे भी देंगे। घर पहुंचकर साद ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की। परी फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली और अंदर चल दी। सामने से फ़जर खड़ी नज़र आई क्योंकि माहम और फ़जर पार्लर से आ गए थे। इतनी देर में साद भी आ गया और सब कज़न्स भी वहाँ जमा हो गए थे क्योंकि अब सब हाल में जाने लगे थे।
जहाँ मेहंदी का अरेंजमेंट किया था। साथ भाई एक दिन रह गया है शादी में, थोड़ा तो इंतजार कर लेते। एक कज़ा ने इशारा से कहा, इसका इशारा परी और साथ के साथ होने पर था। परी को फजर नजर आ गई थी, इसलिए वो इसकी तरफ बढ़ी, जबकि साथ पता नहीं हनस का क्या कह रहा था। परी फजर के साथ कमरे में आ गई और इसे अपने साथ हुए वाक़े के बारे में बताया, जो अब तक साथ परी के साथ आने पर हैरान थी। सब सुनने के बाद इसने एक सर तख भरी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था परी, ये ठीक नहीं है। अब तुमने अपने लिए मुश्किलात में और इजाफा कर लिया है। परी ने फजर ने परी को रसान से समझाया, मुश्किलात में तो अब इसकी इजाफा होने वाला है। मैंने भी अगर इसको नाकू चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी परी नहीं। परी प्लीज़ अब मज़ीद कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हें ये सब बेवकूफ़ी लग रही है। तुम खुद सोचो फजर, अगर तुम्हें ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन तुम्हें कैसे अंदाज़ा होगा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं है? फजर ने दुख से सोचा कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। इसके दिल को इसने चाहा कि वो परी को सब कुछ बताए, लेकिन अभी मौका नहीं था। थोड़ी देर में परी को मेहंदी के फंक्शन में ले जाया गया। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी। परी को स्टेज पर बैठाया गया और फिर बारी बारी सब ने मेहंदी की रस्म की, जिसमें परी उकताई सी बैठी थी। साद और माहम की रस्म के बाद खाने वगैरह से फारग होकर कजन्स ने मिलकर डांस किया। फंक्शन काफ़ी देर तक चलता रहा। परी कुछ देर तो बैठी रही, लेकिन जब थक गई तो अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर लेट गई और इसका काया पलट के बारे में जो आज हुई थी, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने फैसला किया कि वो साथ की ज़िंदगी जहन्नम बना देगी। आज बारात थी और चूंकि फंक्शन दोपहर का था, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी थी। कहीं किसी के जूते तो कहीं किसी के कपड़े इस्त्री होने वाले रहते थे। ऐसे में फजर परी का सामान इकट्ठा करते हुए इसे पार्लर चलने का कह रही थी, जो उकताई बैठी थी। परी यार उठो, टाइम तो देखो, हम पहले ही लेट हो गए हैं। परी उठकर अपनी शादी के जोड़े के सामने खड़ी होकर देखते हुए सोचने लगी कि कैसे वो सिर्फ साथ को ज़िच करने के लिए कोई भी जोड़ा पसंद नहीं कर रही थी। इस जोड़े पर भी इसने सिर्फ इसलिए एतराज़ किया था क्योंकि ये साथ की पसंद था। इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जोड़ा कैसा है, क्योंकि इसने सोचा था कि कौन सा पहनना है। इसका मकसद तो सिर्फ साथ को ज़िच करना था, लेकिन अब इसे यही जोड़ा पहनना है था। आह परी ने एक सर्द आह भरी और पार्लर जाने के लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। पार्लर पहुंचकर जब परी ड्राइवर को वापसी का टाइम बताने लगी तो इसे पता चला कि ड्राइवर ने इनके तैयार होने तक यही खड़े रहना है। इसे यकीन था कि ये साथ का ही हुक्म होगा ताकि इसके दोबारा भागने की मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। वो सर हिलाकर अंदर चलेगी। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने इसे तैयार कर दिया था। इसका लहंगा रेड और गोल्डन कलर का था। इसी की मुनासबत से इसका मेकअप किया था। लहंगे के कलर की मैचिंग ज्वेलरी और बालों का जोड़ा बनाया गया था, जिसकी चंद लीटें चेहरे पर थी। इसे देखने पर वो कोई ऐसा मालूम होती थी। माहम का लहंगा रेड और ग्रीन कलर का था और इसी की मुनासबत से मेकअप और ज्वेलरी थी, जिसमें वो इंतहाई जाज़ब नज़र लग रही थी। फजर ने पिंक कलर का घुटनों तक का आता फ्रॉक पहना था, जिसके गले पर कढ़ाई थी। बालों का जोड़ा बनाया था और साथ में मैचिंग ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। वो सब तैयार होकर गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ बढ़ गई, जहाँ सारा इंतजाम किया था। हाल में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। हर कोई खूबसूरत मलबूसात में इधर उधर फिर रहा था। परी और माहम को भी ब्राइडल रूम में बैठा दिया था। कुछ ही देर में इन्हें भी हाल में ले जाना था। दोनों बारातों का इंतजार था। चूंकि परी की बारात ने तो यही से आना था, इसलिए माहम की बारात का इंतजार था। कुछ देर में दोनों बारातें आ गई तो माहम और परी को भी हाल में ले जाया गया। दूल्हा दुल्हन के दरमियान जाली का पर्दा डालकर निकाह हुआ। परी और साथ के निकाह का चूंकि किसी को इल्म नहीं था, इसलिए वो भी दोबारा किया और हर तरफ मुबारक का शोर उठा। बारी बारी सामने आकर परी और साद और माहम और मुबीन माहम का शोहर के साथ तस्वीरें बनाई, जिनमें परी बेजार सा मुंह बनाकर बैठी थी। अपने मुंह के जाविये दुरुस्त करो। परी को मुंह बनाते देखकर साद ने आहिस्ता सरकुश की और किसी और को सुनाई ना दी, मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, जैसा मर्जी बनाओ। साद ने इसकी बात पर परी के हाथों पर चुटकी काटी, जिसे परी ने बमुश्किल जब्त किया, क्योंकि वो सबके सामने रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी नज़र इन्हीं पर थी। परी ने इसे घूर कर देखा। जितना कहा है उतना कहो। साथ के ये कहने की देर थे कि परी ने अपने मुंह का जाविया और बिगाड़ा, जिस पर आपकी बार साद ने सिर्फ इसे घूरने पर इत्तफा किया। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। साद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आखिर में फजर और कुछ दूसरी कजन्स ने मिलकर दूध पिलाई की रस्म की। साद भाई चलें जल्दी से ये दूध पिए और 1 लाख रुपए निकालें। फजर ने दूध का गिलास आगे करते हुए कहा। साद ने दूध पीकर ट्रे में वापस रखा और कहा, दूध तो मैंने पी लिया है, ये बताओ ये इतने पैसे किस खुशी में दूँ? क्या मतलब किस खुशी में? मैं अपनी इतनी प्यारी दोस्त आपको दे रही हूँ, इतने से पैसे तो कुछ नहीं इसके आगे। फजर ने प्यार से परी को देखते हुए कहा, जैसे ये रस्में एक आंख नहीं भा रही थी। हालांकि इसे ये रस्में बहुत पसंद थी, लेकिन जब वो ये दूसरों को होते हुए देखती थी तब। लेकिन अब बात और थी। इतने पैसों का क्या करोगी? मेरी मर्जी, जो मर्जी करूँ, आप बस पैसे निकालें। इतने पैसे कभी हवा में भी देखे हैं? चलो बस 50 रुपये काफ़ी हैं साद भाई। फजर ने रोहासी शक्ल बनाकर कहा तो फायजा बेगम ने कहा, साद तंग मत करो, चलो जल्दी दो। तो साद ने पैसे दे दिए, जिस पर खुशी से शोर उठा और सब बारी बारी स्टेज से उतर गए। कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा और माहम और परी माँ बाप की दुआओं के साए तले रुखसत हो गए। रुखसती पर माहम बहुत रोई, क्योंकि इसका ससुराल दूर था, जबकि आबदा बेगम और साहद साहब मुतमईन थे कि इनकी बेटी अपनों में ही है। लेकिन परी की आंखें नम थी, क्योंकि इसे अब अपनी पूरी ज़िंदगी एक नापसंदीदा शख्स के साथ गुजारनी थी। रुखसत होकर परी इसी कमरे में आ गई जिसमें साद इसे लेकर गया था।
घर में दाखिल होने के बाद इसे साद का उस दिन का रवैया याद आया और फिर जब फ़ायज़ा बेगम परी को इसी कमरे में लेकर गई तो इसे साद के गुस्से से लेकर इसके थप्पड़ तक सब कुछ याद आया। खाना खाओगी? फ़ायज़ा बेगम ने बहुत प्यार से परी से पूछा। नहीं पुप्पो, बहुत थक गई हूँ, खाना नहीं खाना। परी ने बच्चों की तरह कहा। अच्छा ठीक है, फिर तुम आराम करो, मैं साद को भेजती हूँ। फ़ायज़ा बेगम ये कहकर बाहर निकल गई। जबकि साद का नाम सुनकर परी का हलक तक कड़वा हो गया। वो बेड से उतरी और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर चूड़ियाँ उतारने लगी और बारी बारी सारी ज्वेलरी उतार कर अलमारी से कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। और जब वापस आई तो सादा से लान के सूट में मलबूस थी। साथ बाहर से फारग होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां वो दुश्मनी जान मौजूद थी, जिस पर वो गुस्सा होने के बावजूद उसका सजा संवरा रूप इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर उसकी आंखें शकन आलूद हो गई कि परी आम से लान के सूट में सोफे पर अपना तकिया दुरुस्त कर रही थी। इसे एक नज़र देखकर फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। साद आगे बढ़ा और तकिया दुरुस्त करती परी के हाथ को खींचा और वो जो इसके लिए तैयार नहीं थी संभलने के लिए साद के कंधे को पकड़ा। ये क्या हरकत है? साद थोड़े गुस्से में बोला। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? परी साद के कंधे से अपना हाथ हटाकर बोली। साद ने ऊपर से नीचे तक परी को देखा। बदतमीजी तो अभी मैंने की नहीं है, लेकिन तुम ये बताना पसंद करोगी कि ये तुम किस हुलिये में हो? तो करना भी मत। और अगर तुम्हें उम्मीद थी कि मैं रवायती दुल्हनों की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी तो ये हुस्न-फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम ज़बरदस्ती ठोस जमाकर मुझसे शादी तो कर सकते हो, पर मुझे हासिल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से खामोश हूँ। अच्छा, और अगर मैं मामू मामानी को जाकर बता दूं कि उनकी बेटी का क्या कारनामा सर अंजाम देने वाली थी, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? परी तकरीबन चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत, तुम मुझे आर्डर नहीं, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा ही करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। एनीवे, ये तमाशे बंद करो और बेड पर चलकर सो। साथ परी का हाथ पकड़कर बेड तक लेकर गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। हाँ छोड़ो मेरा, तुम चुप करके लेटी रहो। लेटती हो या नहीं? साद ने इसे आंखें दिखाई तो वो चुप करके एक तरफ लेट गई, जबकि साद चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदल कर वो भी दूसरी साइड पर आकर लेट गया। रुखसती के बाद हाल ही होना शुरू हो गया था। फजर अभी हाल में ही थी कि इसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आने लगा। फजर ने कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। हेलो स्वीट हार्ट, दूसरी तरफ से इंतहाई शोहे से कहा गया। क्यों फ़ोन किया है? फजर आलियान की आवाज़ पहचान कर उकताए हुए अंदाज में बोली। कहाँ हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि परी की शादी है। तो मैं अभी हाल में हूँ। आलियान ने हाल का नाम पूछा और कहा 5 मिनट में बाहर आओ। कहाँ बाहर? फजर ने हैरान होकर पूछा। हाल से बाहर? लेकिन इससे पहले फजर कुछ कह दिया, आलियान फ़ोन बंद कर चुका था। फजर भी मुंह बनाती बाहर की तरफ चल दी। वो बाहर जाकर इधर उधर देखने लगी कि इससे अपने बिल्कुल पीछे से किसी की सरगोशी सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ, आलियान की आवाज़ पर वो उछली और फजर जिसका एक कंधा दीवार के साथ लगा था और वो सामने देख रही थी, तो आलियान के आने से वो दीवार के साथ लग गई और आलियान ने इसके दोनों तरफ हाथ रखकर इसका रास्ता रोक लिया। आलियान पीछे हटो, फजर ने घबरा कर कहा। क्यों? ये कहते हुए आलियान एक कदम और आगे आया। आलियान प्लीज़, कोई आ जाएगा तो आ जाए, मैं किसी से डरता हूँ क्या? आलियान फजर को दिलचस्पी से देखते हुए बोला और इसके चेहरे पर आईलिड को पीछे किया, जिस पर डर कर फजर ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और खोली। और तो इनमें आंसू थे जिन्हें देखकर आलियान पीछे हट गया। शादी खत्म हो गई ना? अब तुम कल से यूनी आ रही हो? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी। आज रात रेस्ट करना और कल तुम मुझे यूनी में मिलो। ये कहकर वो चला गया और फजर वही गुमसुम खड़ी रही। साद की जब आँख खुली तो परी कमरे में नहीं थी। वो भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। मामा नाश्ता दे दे, बहुत भूख लगी है। ऊंची हंग लगाते हुए साद सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद फ़ायज़ा बेगम नाश्ते के साथ हाजिर हुई और साद रगबत के साथ खाने लगा। जब फ़ायज़ा बेगम बर्तन उठाने आई तो साद से बोली। साद एक काम करो, तुम परी को छोड़ाओ पहले। कहाँ छोड़ाऊँ? साद माथे पे बल डालकर बोला। यूनिवर्सिटी छोड़ कर आओ। इसकी पहले ही इसकी पढ़ाई का बहुत खर्च हो गया है। क्या हो गया है मामा आपको? अभी कल ही तो इसकी शादी हो गई है और मोहतरमा को आज ही यूनिवर्सिटी जाने का शौक चढ़ गया है। साद ने सामने से आती परी की तरफ इशारा करके कहा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, कोई मौज मस्ती करने नहीं जा रही जो मैं शौक पूरे करने के लिए जा रही हूँ। पुप्पो इससे कहीं मेरी पहले ही बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, मुझे छोड़ के आई, वरना मैं खुद चली जाऊँगी। परी ने पहले सास से कहा और फिर फ़ायज़ा बेगम से मदद मांगी। मामा आप देख रही हैं ना इसे? साद ने भी बच्चों की तरह शिकायत की। हाँ तो सही तो कह रही है, जाओ छोड़ कर आओ। साद ने पहले पहले परी को घूरा और फिर कहा 5 मिनट में बाहर आओ, वरना छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर साद बाहर निकल गया और परी फाथाना अंदाज में मुस्कुराकर अपना बैग लेने चली गई। पूरे रास्ते साद साद का मुंह बना रहा, जबकि परी अपनी बात मनवा कर बहुत खुश थी। यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोककर साद ने पूछा लेने कब आऊँ? तुम रहने दो, मैं फजर के साथ जाऊंगी। वैसे भी आज मैंने वापसी पर घर जाना है। मेरा घर ही अब तुम्हारा घर है, वो घर तुम्हारा था। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं शाम को ले जाऊंगा। आप चुपचाप ये बताओ कब लेने आऊँ? जब कुछ देर परी कुछ ना बोली तो उसने दोबारा पूछा। बताओ, तुमने ही तो कहा है कि चुपचाप बताओ। तो मैं बोल कैसे सकती हूँ? परी ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। तुम मेरी कितनी फर्माबरदार बीवी हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है। अब आना हो मुझे फ़ोन कर देना। अब उतरो, अब लेट नहीं हो रही? अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक है तो तुम्हें याद होगा कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अच्छा फ़ोन दो अपना।
साद ने गहरी सांस लेकर कहा तो परी ने अपना फ़ोन साद की तरफ बढ़ा दिया। साद ने अपना नंबर सेव करके अपने फ़ोन पर बेल दी और फ़ोन परी की तरफ बढ़ा दिया। परी फ़ोन बैग में डालकर गाड़ी से उतर गई और साद इसके अंदर जाने तक इसे देखता रहा और जैसे ही वो गेट में एंटर हुई साद ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। आलियान के कहने पर फजर को आज मजबूरन यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही इसे परी मिल गई, जिसे देखकर वो हाथ से हैरान हुई क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी कि शादी के अगले दिन ही वो यूनी आ जाएगी। तुम यहाँ? फजर परी के गले लगते हुए बोली। हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं कौन सी ज़िंदगी में पहली बार यूनी आई हूँ? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम यूनी आ गई। हाँ तो अब क्या मैं पूरी ज़िंदगी घर ही बैठी रहूँ? ज़ाहिर सी बात है यूनी तो आना ही था ना। और तुम्हें तो पता है ना ये शादी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तुम साद भाई के साथ खुश तो हो ना? फजर ने थोड़ी फिक्रमंदी से पूछा। फजर प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ो, चलो कल क्लास का टाइम हो गया है। लेक्चर लेने के बाद परी ने साद को फ़ोन कर दिया, जबकि फजर अपने ड्राइवर के साथ चली गई। अभी फजर आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि इसे शाह का फ़ोन आने लगा। फजर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठा लिया। शाह किधर गायब थे तुम इतने दिनों से? फजर ने फ़ोन उठाते ही शिकवा किया। सॉरी मैं बहुत बिजी था, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज़? ये तो तुम्हें घर जाकर पता चलेगा। बाय बाय। फजर ने खोए हुए लहजे में बाय कहा और सरप्राइज़ के बारे में सोचने लगी। परी को साद का इंतजार करते हुए आधा घंटा गुजर गया था और इस दौरान वो इसे कई बार फ़ोन कर चुके थे, लेकिन इसने एक दफ़ा फ़ोन उठाने की भी ज़हमत नहीं की थी। अब इसका चेहरा गुस्से और गर्मी से सुर्ख हो गया था। अभी वो गुस्से में साद को दोबारा फ़ोन करने ही वाली थी कि इसे साद सामने से आता हुआ नजर आया। वो गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ी और गाड़ी में बैठकर गुस्से में ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लेकर इसकी तरफ मुड़ी। अब भी आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? जब मैं यहाँ खड़े खड़े गर्मी से मर जाती तब आ जाते ना। अगर नहीं लेकर जाना था तो पहले ही बता देते। परी साद ने कुछ कहने की कोशिश की, जिस पर परी ने बीच में ही रोक दिया। क्या परी? आपके? वो चीखी थी और सूरज चेहरे के साथ उसे घूरने लगी। अच्छा आई एम सॉरी। साद ने परी का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। मुझे जल्दी आना चाहिए था ना, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया। साथ की नरमी से बताने पर वो थोड़ी शर्मिंदा होगी, लेकिन सहर किए बगैर बोली तो कम से कम फ़ोन तो रिसीव कर लेते। सॉरी जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला, ये कहकर साथ ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली। घर पहुंचकर फजर अपने कमरे में आई और बेड पर लेटकर शाह के सरप्राइज़ के बारे में सोचने लगी और इसे पता ही नहीं चला कब सोचते सोचते वो नींद की वादियों में चली गई। घर आकर परी ने खाना खाया और सो गई। शाम को जब वो अपनी नींद पूरी करके उठी तो इसे फायजा बेगम लॉन में बैठी नजर आई। वो भी सलाम करके वहीं बैठ गई। कुछ देर बातों के बाद वो चाय बनाने चली गई। चाय लेकर जब वो दोबारा लॉन में आई तो इसे साथ तेज़ी से कहीं जाता हुआ नजर आया। वो भी चाय लेकर फायजा बेगम की तरफ बढ़ गई और फिर बातों के साथ 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 दोनों चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुई। फजर सोकर उठी और शदीद भूख की ताबना लेते हुए खाना खाने चलेगी। इस सब के दरमियान इसका दिमाग लाशौरी तौर पर शाह के सरप्राइज़ का मुंतज़िर था। खाना खाने के बाद वो साजिदा और मोहसिन के पास जाकर बैठ गई, जो टीवी देख रहे थे। कुछ देर वो मोहसिन साहब के पास बैठकर टीवी देखने के साथ साथ बातें करती रही। फिर साहिदा बेगम ने इसे मुखातब करके कहा, फजर बेटा आज एक फैमिली आई थी तुम्हारा रिश्ता लेकर। लोग बहुत ख़ानदानी थे और लड़का भी बहुत अच्छा था। साहिदा बेगम कह रही थी कि फजर इनकी बात सुनकर बिल्कुल सुन होगी। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके फजर बोली, तो आपने क्या कहा? हमने क्या कहना था? तुमसे पूछे बगैर हम कोई फैसला थोड़ी कर सकते हैं। साहिदा बेगम ने लाड से बेटी को देखकर कहा, तुम बताओ बेटा तुम्हारा क्या फ़ैसला है? आपके मोहसिन ने कहा, बाबा आई आई वांट सम टाइम। ठीक है बेटा, हम शाह की फैमिली से कुछ वक्त मांग लेंगे, क्योंकि जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। जबकि फजर जो उठकर जाने लगी थी, शाह के नाम पर एकदम चौंकी और इसके जहन में शाह के अल्फाज गूंजे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है बाबा, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चलेगी। परी रात का खाना भी खा चुकी थी, लेकिन साद अभी तक नहीं आया था और परी को रह रहकर इस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने कहा था कि वो आज परी को घर लेकर जाएगा। परी ने इसे फ़ोन किया और जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। जब 10 बजे तक वो नहीं आया तो परी अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी और इसमें से खुजली स्प्रे निकालकर बेड पर साथ की साइड पर आई और वहाँ पर स्प्रे करके खुद आराम से अपने लिए चाय बनाकर बालकनी की तरफ बढ़ गई और मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेने लगी और साथ के हाल के बारे में सोचे मुस्कुराने लगी। वो अपनी सोचों में इस कदर मगन थी कि इसे पता ही नहीं चला कि कब साथ इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो चौंकी तब जब साथ पीछे से इसके गिर्द अपने बाजू हाल कर चुका था। यहाँ क्या कर रही हो? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही? खुशफहमी ये कहते हुए परी ने साथ के बाजू हटाई। इतनी देर से कहाँ थे तुम? बिल्कुल टिपिकल बीवियों की तरह बेहूदी कर रही टिपिकल बीवियों की तरह बात कर रही हो। साथ शरारत से बोला, मुझे बीवियों की तरह बिहेव करने का कोई शौक नहीं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हें याद हो तो तुमने सुबह मुझसे कहा था कि तुम शाम को मुझे घर लेकर जाओगे। परी ने चिपा चिपा कर कहा, ओह मैं सच में भूल गया था। वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई थी और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मैं तुम्हें कल ले जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कल जूनी से सीधा घर ही जाऊँगी। अब मैं तुम्हारे आसरे पर रहने की गलती नहीं कर सकती। ये कहकर परी कमरे में चली गई और चेंज करके अपने साइड पर कोने में सिमट कर लेट गई, जबकि साथ वॉशरूम में था। इसके अंजाम का सोचकर परी ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। फजर ने अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले शाह को फ़ोन किया और दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही वो पुरजोश होकर बोली, शाह थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज़ माय प्लेयर्स। तुम कम से कम मुझे बता तो देती। अगर बता देता तो सरप्राइज़ कैसे होता, और अगर सरप्राइज़ ना होता तो तुम्हें इतना खुश कैसे करता? शाह बहुत अच्छी हो, मैं हाँ कर दूंगी और हमारी शादी हो जाएगी।
और क्या? शाह ने तजस्सुस से पूछा। और आलियान हार जाएगा ये? फजर ने दिल में कहा। और क्या फजर? शाह ने फिर पूछा। और हम बहुत खुश रहेंगे। वो तो है, बस अब तुम जल्दी से मुझे हाँ में जवाब दो। अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कल ही हाँ कर दूंगी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, ये कहकर फजर ने फ़ोन बंद कर दिया और मुस्करा दी। आलियान, मैं देखना चाहूँगी कि तुम हारते हुए कैसे लगोगे। फजर ज़ेरे लब मुस्कुराकर बोली। अभी परी को आंखें मूंदे 5 ही मिनट गुजरे थे कि इससे साथ की आवाज़ आई। परी, परी हटो, क्या है? परी ने मुंह से कंबल उतार कर उकताते हुए लहजे में कहा। तुम इस साइड पर सो जाओ, मुझे इस साइड पर सोने की आदत नहीं है। कल भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ का ये कहने पर परी ने बुखलाकर इसकी तरफ देखा। नहीं प्लीज़, तुम इस तरफ सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। परी में मैं क्या कह रहा हूँ, उठो फ़ौरन। क्यों? ओह! इससे पहले परी कुछ कहती, सादे से बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है? परी गुस्से में बोली। बदतमीज़ी नहीं है, बस ये मुझे यही सोना है। तुम अभी जाकर सो जाओ और प्लीज़ लैंप ऑफ कर देना। साद ने ये कहकर आंखें मूंद ली। परी ने परेशानी से इधर-उधर देखा। साद, तुम प्लीज़ उठ जाओ, मुझे बेडशीट चेंज करनी है। क्यों? क्या मसला है आप बेडशीट के साथ? ठीक तो है? क्या रात को तुम्हें बेडशीट चेंज करने का ख़्याल आ गया? है। साद ने कंबल से मुंह निकालकर उकता कर कहा। साद के इस तरह कहने पर परी होंठ काटने लगी और आहर बेड से तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी। जब साद ने इसकी कलाई पकड़कर खींचा, जिस पर वो स्प्रे वाली साइड पर गिरी। कहाँ जा रही हो? वो परी परेशानी में हिकलाने लगी कि क्या कहे। क्या वो लेटो? क्या हुआ? लेटो यहाँ पर। साद ने मजबूती से इसका हाथ पकड़कर लेटते हुए कहा। साद, मुझे नहीं सोना, हाथ छोड़ो मेरा। जब साद ने हाथ नहीं छोड़ा और परी को खारिश होने लगी तो वह साद की साइड पर होगी और अपना सार इसके सीने पर रख लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हें मेरे साथ सोना था तो ऐसे ही कह देती ना, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। साद ने शरारत से इसके कान में सरगोशी की, जबकि परी ने नज़रअंदाज करके आंखें मूंद ली, क्योंकि इन पर गौर करने से सिर्फ यही होता है कि इसे गुस्सा आता है और इससे दूर होकर दूसरी साइड पर सोना पड़ता है। इसलिए इसने बगैर सोचे समझे आंखें मूंद ली, क्योंकि वो साद को इस तरह ना सोने की वजह नहीं बता सकती थी। अगले दिन सैटरडे था और यूनिट से छुट्टी थी। फजर ने साजिदा और मोहसिन के साथ नाश्ता किया और नाश्ते पर ही ये खबर सुनाई कि वो शादी के लिए तैयार है, जिस पर वो दोनों ही बहुत खुश थे। नाश्ते के बाद फजर ने शाह को फ़ोन किया और इससे कहा कि वो इससे मिलना चाहती है, जिस पर वो रजामंद हो गया और आज लंच वो इसके साथ करने वाली थी। सुबह परी की जब आँख खुली तो उसने खुद को साद की मजबूत गिरफ्त में पाया। साद का मुँह उसके बालों में था और इसकी गरम-गरम सांसें इसे अपने बालों में महसूस हो रही थी। इसने साद की गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन साद का बाजू इसके ऊपर था, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी। आखिर इसने मुसलसल हिलने से साद ने हल्का सा मुँह उठाया और कहा, परी सो जाओ। साद, प्लीज़ मुझे छोड़ो। परी साद का हाथ हटाते हुए बोली, श्श, जिस पर साद ने इसके मुंह पर उंगली रख दी और इसके हिसार पर अपने लब रख दिए। इस पर परी ने करंट खाकर साद को धक्का दिया और बैठकर अपनी सांसें हमवार की, जबकि साद अभी तक लेटा इसे देख रहा था। परी जब उठने लगी तो साद ने खींचकर इसे बैठाया। तुम मेरी मलकियत हो परी, और मैं जब मर्जी जैसे मर्जी अपना हक तुमसे ले सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कह नहीं सकता। मैं सिर्फ तुम्हें टाइम देख रहा हूँ। सो गेट रेडी फॉर दैट। ये कहकर साद ने परी का हाथ छोड़ा और वाशरूम में घुस गया और परी हक तक वही बैठी रही। फजर शाह से तय करदा होटल में इसका इंतज़ार कर रही थी। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद इसे अपने पीछे से आवाज़ आई, हेलो ब्यूटीफुल। ये कहते हुए वो जो कोई भी बहुत हैंडसम लड़का था फजर के सामने बैठ गया। मैं लेट तो नहीं हो गया? तुम शाह हो? फजर ने इसकी बात नज़रअंदाज करके एक्साइटेड होकर पूछा। कोई शक नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी। अब बताओ कैसे हो? फजर ने काल पर हाथ रखकर इसका जायज़ा लेते हुए कहा, जिसने ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट पहन रखी थी। मैंने तो मामा को हाँ में जवाब दे दिया है। शायद तुम्हारे घर वालों को अभी बताया ना हो, या फिर तुम्हारे घर वालों ने अभी तुम्हें ना बताया हो। हो सकता है। शाह ने गहरी सांस भरकर टेबल पर पड़े फजर के हाथ पकड़े और कहा, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए, मेरी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, हाँ करने के लिए। शाह आंखों में मोहब्बत का समुंदर लिए कहने लगा, जिस पर फजर मुस्कुरा दी, ये जाने बगैर कि कोई नहीं देख रहा। यूं ही बातों बातों में उन्होंने लंच किया और फिर फजर घर चली गई। वापसी पर वो बहुत मुतमईन थी कि इसका फैसला गलत नहीं है। साथ जब नहाकर वॉशरूम से निकला तो परी बेडशीट चेंज कर रही थी। इसे ऐसा करता देखकर साज ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि जब परी बेड पर स्प्रे कर रही थी तब साथ कमरे में दाखिल हुआ था, और परी को ऐसा करता देखकर वो फायजा बेगम के कमरे में चला गया और परी का मुंह झूम के दूसरी तरफ था, इसलिए वो साथ को ना देख सकी। और थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया जब वो टेरेस पर थी। परी कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर बाहर आई और किचन में फायजा बेगम के मना करने के बावजूद उसके साथ नाश्ता बनवाने लगी। नाश्ते के बाद फायजा बेगम से इजाज़त लेकर साथ के साथ अपने घर चली गई, जहाँ उसका शाम तक रहने का इरादा था। फजर को भी परी ने फ़ोन करके घर बुला लिया था, इसलिए वो शाह से मिलने के बाद परी के घर आ गई थी। सबके पास कुछ देर बैठकर फजर और परी शेख के कमरे में आ गई और बातों में फजर ने परी को अपने और शाह के रिश्ते के बारे में बताया, जिस पर वो बहुत खुश हुई। इस तरह बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। शाम होने पर फजर अपने घर चली गई तो परी भी उठकर लॉन में आ गई। कुछ देर बाद परी को साथ की गाड़ी घर में दाखिल होती नजर आई तो इसने बुरा सा मुंह बनाया। साथ गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आया। चलें, परी के
करीब पहुंचकर इसने कहा, इससे पहले परी कुछ कहती आफ्ताब बेगम लान में आ गई और साद को अंदर चलने के लिए इसरार करने लगी, जिस पर इसे नचारा मानना पड़ा। चाय पीने और कुछ देर बातें करने के बाद साथ खड़े होते हुए परी से कहा, चलो आज प्लीज़ मैं यहीं रुक जाऊँ। परी ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आहिस्ता से साथ से कहा, जिस पर साथ ने इसे घूरा। 2 मिनट में बाहर आओ, ये कहकर बाहर निकल गया। परी भी दिल ही दिल में साथ को बातें सुनाते हुए आबदा और जाहिद से मिलकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। परी के घर से आने के बाद फजर ने खाना खाया और यूनी का काम करने के बाद जब वो थक गई तो सोने के लिए लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसका फ़ोन बजने लगा। काफ़ी दफ़ा फ़ोन बजकर बंद हो चुका था, लेकिन फ़ोन करने वाला भी काफ़ी ढीठ था। तंग आकर फजर ने नींद में फ़ोन कान से लगाया। कौन है, क्या मसला है? पता नहीं है, मैं सो रही हूँ, मुँह उठाकर फ़ोन कर लिया है, ये जाने बगैर के दूसरी तरफ कौन है? वो बोलती रही। हाँ, पता है तुम सो रही हो और डोंट वरी, अगली बार मुँह उठाए बगैर फ़ोन करूँगा। जहाँ तक बात है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलो कि तुम्हारा इकलौता शौहर बात कर रहा हूँ, और जहाँ तक मसले की बात है तो वो मैं तुम्हें कल बताऊँगा। तुम्हें एड्रेस और टाइम मैसेज कर रहा हूँ, कल पहुँच जाना, और ना आने की सूरत में जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। और अपनी इस बगैर सोचे समझे बोलने की आदत बदलो, मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आलियान बगैर रुके बोला और अपनी कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और परी जो आलियान को पहचान कर सीधी होकर बैठी थी, अब हक्का बक्का फ़ोन को देख रही थी। अजीब इंसान है, मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ जो हुक्म सादत करके चलता बना है। फजर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई और कंबल तान कर फिर से सो गई। साद खिलाफ़े मामूल लेट सोकर उठा तो परी कमरे में नहीं थी। कल वापस आने के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। साद फ्रेश होकर बाहर आया तो इसे फ़ायज़ा बेगम कहीं नज़र ना आई। इन्हें ढूंढते वो लान में आ गया, जहाँ परी खड़ी आसमां को घूर रही थी। परी मामा कहाँ हैं? कहीं नज़र नहीं आ रही। वो साथ वाली आंटी आई थी, आज उनके घर गई हैं। परी ने मुड़कर पहले साथ को देखा और फिर जवाब दिया, तो एक काम करो, तुम मुझे नाश्ता बना दो। मैं परी ने अपनी तरफ इशारा करके हैरानी से कहा, हाँ ज़ाहिर सी बात है, तुम ही कोई और नज़र आ रहा है तुम्हें जहाँ? तुम्हारे पास हाथ भी हैं और पाँव भी, जाकर खुद बना लो। परी ने दांत पीस कर कहा, हाथ पाँव तो है, लेकिन मैं इतनी अच्छी बीवी के होते हुए इन्हें ज़हमत कैसे दे सकता हूँ? साद ने मासूमियत से कहा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम अपनी ज़बान और दिमाग को इस्तेमाल करते हो। ये कहकर परी जाने लगी तो साद ने पीछे से हाँक लगाई, यार परी बता दो ना। जिस पर परी मुड़ कर वापस आई और बोली, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, और दूसरा तुम मुझे परी से कहा करो, क्योंकि बाकी सब अभी तो परी कहते हैं। साद ने एक आबरू उठाकर पूछा, वो सब प्यार से कहते हैं? हाँ, तो मैं भी प्यार से कह रहा हूँ। मैं कौन सा गुस्से में कह रहा हूँ? तुम ना प्यार से कहा करो ना गुस्से से। ये कहकर परी सामने जाने लगी, यानी कि तुम नहीं बना कर दे रही। साद ने परी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, नहीं सोच लो। साद ने एक और कदम बढ़ाते हुए कहा, जबकि परी अब तक सामने देख रही थी और अब साद इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। सोच लिया। परी इसे देखकर गड़बड़ाई, लेकिन फिर लहजे को मजबूत बनाकर बोली। तो साद ने परी के गिर्द अपने बाजू हाल करके खुद से करीब किया, जिस पर परी चीखी साद, और इसे धक्का दिया, लेकिन साद पर कोई असर नहीं हुआ। तो परी मन मनाई, अच्छा मैं बना देती हूँ, प्लीज़ छोड़ो छोड़ो। नहीं, या मुझे नाश्ता नहीं करना। ये कहते ही साद परी पर झुका और परी ने डर कर जोर से आंखें बंद कर ली। टंग टोनिंग। तभी बेल की आवाज़ पर परी ने फट से आंखें खोली। वहीं साद की गिरफ्त भी ढीली पड़ी। परी साद को धक्का देकर अंदर भागी, जबकि साद मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां फ़ायज़ा बेगम खड़ी थी। फजर ने शाद से फ़ोन पर बात करके टाइम देखा, जिसकी फैमिली कुछ दिनों में शादी की तरीक रखने आ रही थी, तो शाम के 5 बज रहे थे। इसे आलियान की रात की कॉल याद आई, तो इसे याद आई कि आलियान ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। तो फजर ने सर झटक दिया, क्योंकि इसका जाने का